मत बको, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल तो है? मोटेराम: क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भालेराम: अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा, इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी। बाबू उदय भानुलाल ने मेरी पुरानी दोस्ती थी, आदमी नहीं हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी, आंखें पोंछकर। मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कौर मुंह में नहीं जाता, उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह झूठा करके उठ जाता हूँ, किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता। आदमी नहीं हीरा था, हीरा। मोटेरा: सरकार, नगर में ऐसा कोई रईस ही नहीं रहा। भालेराम: मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000 2,00,000 में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 4 दिन की मुलाकात में उनका भक्त हो गया, और मरते दम तक रहूंगा। आप संधिम साहब से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। मोटेरा: आप ऐसे ही आशा थी, आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ है, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भालेराम: महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती, उनसे तो संबंध हो जाना ही ₹1,00,000 के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थे, रुपए की तो उनसे कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों ही को गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आप लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेती है। नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। मोटेरा: धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख ही दी है। बस आप ही उबारे तो हम उबार सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन जाएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार, कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट आंखें बंद किए बैठी रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को ही मंजूर ना था वो लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या वो वज्र गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वालों की याद ही रुलाने के लिए काफी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोस्त, कि जिससे बार मेरी घनिष्ठा हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन वह कन्या घर में आ गई तब तो मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है, जो मर गया वह लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के लिए उसके सिवा कोई उपाय भी नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटेराम: ऐसे ना कहिए सरकार, वकील साहब नहीं है तो क्या हुआ, आप तो है, अब आप ही उसके पिता तुल्य है। वह वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब के देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए, इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पानी ग्रहण करा कीजिए। हाथी मरे भी तो 9,00,000 का, लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात उठा न रखेंगे। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोती के ही पंडित नहीं वरन व्यवहार नीति में भी चतुर है। बोले, पंडित जी,
हलफ से कहता हूँ मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है, लेकिन जब ईश्वर को मंजूरी ही नहीं है तो मेरा क्या बस है। यह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की और हमसे ही मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा हूँ, यह विवाह मंगलमय ना होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उस काम अंत मंगलमय हो सकता है। नहीं जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समझिन साहिबा से समझकर कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन उसका परिणाम अच्छा ना होगा। स्वार्थ के वश होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने वह तीर छोड़ा था जिसे उनके पास कोई काट न थी। शत्रु ने कही उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू कर दिया। अरे तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छकौड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम एक भी नहीं बोलता, सबके सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की भी फिक्र है, न जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समझाए। अरवल छू तक नहीं गई। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलहारी मिठाई मंगवा दो। मोटे राम जी मिठाइयों के विषय में किसी प्रकार का बंधन न स्वीकारते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से भी वस्तुएं पवित्र हो जाती है। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। भालचंद्र, फलाहारी ना। मोटेरा, इसका कोई विचार नहीं। भालचंद्र, है तो यही बात। छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अब तक कोई आया नहीं। छकौड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम, कोई तो बोलो। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार मुझ तलब दे दिन जाए, ऐसी नौकरी मुंह से न हुई। कहाँ लो दौरी, दौरत दौरत गोड़ पिराए लगत है। भालचंद्र, काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ ही रही है। जाकर बाजार से एक आने की कोई ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहां से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ लो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहे उसे छोड़ते ना बनता था। रंगीली बाई बैठे पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें बयान वहाँ मंजूर नहीं है। भालचंद्र, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द ना निकलता था। झूठ मूठ का हीला करना पड़ा। रंगीली, साफ बात कहने में संकोच क्या है, हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नकद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों ना करूं। उनकी लड़की कोई सोने की थोड़े ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते भी 15-20 हजार दे मरते। अब वहाँ क्या रखा है। भालचंद्र, एक दुफा जबान देकर निकल जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुंह पर कुछ ना कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारे जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगे। हिंदी के अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और यद्यपि रंगीली भाई भी शायद कभी किताब पढ़ती हो, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहले ही पाती पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गई और पन्ना समाप्त हुआ तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की ही नहीं, लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघल जाता है। कल्याणी के करुणात्मक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया था। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना। भालचंद्र जी पत्नी जी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि मैंने नाहक ये खत इसे दिखाया, इसकी जरूरत ही क्या थी। इतनी बड़ी भूल उनसे कभी ना हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटेराम बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर तरफ त्याग रहे थे। लालसा से व्यग्र होकर कभी पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने
आशा की कमर तो पहले ही तोड़ दी थी, उसमें भी यह विलम्ब दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, हाँ है अभी, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद्र, तुम तो कभी बच्चों बच्चों सी बातें करने लग जाती हो। अभी उसे कह आया हूँ कि मुझे विवाह मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेशा कहूंगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं। अभी एक बात तय की और अभी पलट गए। भाले आदमी की बात न हुई, दिल लगी हुई।